हेलो एवरीवन। आज हम अपने प्रैक्टिकल से संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस है उसकी बात करेंगे। जैसा कि हमने अपने प्रैक्टिकल में अपना पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ा, मानचित्र का अर्थ और परिभाषा, और उसके अलावा हमने कई प्रकार के वितरण मानचित्र जिसमें गुणात्मक, मात्रात्मक मानचित्र और अपने सांख्यिकी विधियों की बात करी थी, जिनमें हमने मध्यिका, माध्य, बहुलक, सहसंबंध और प्रमाप विचलन के बारे में कई क्लासेस, कई वीडियो लिए। आज हम उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिनमें जैसे कि हमारा मान लीजिए कई बार हमारा वाइवा होता है, ठीक है, हमारा वाइवा होता है या हम कोई कॉम्पिटिशन्स पेपर्स देते हैं, तो उनमें जिस तरीके से सवाल बनते हैं और वाइवा में जिस प्रकार से हमारे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम अपना पहला प्रश्न लेते हैं कि मानचित्र का अर्थ बताइए। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मैप क्या होता है, ठीक है, मानचित्र का अर्थ बताइए, तो एफ.जे. मॉकहाउस ने एक परिभाषा दी है मानचित्र की कि निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों को समतल सतह पर निरूपण ही क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। ठीक है, आपको क्या पता है इसमें कि धरातल मतलब आपके जो धरातल के किसी भाग को, एक बड़ा सा कोई धरातल का पार्ट है, उसको किस पे फैलाना, समतल सतह पर फैलाना, मतलब एक कागज पे फैलाना, किसके अकॉर्डिंग, एक मापनी के अकॉर्डिंग, मापक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपन करते हैं ना कि जैसे हमारा धरातल का कोई दो हिस्सों की दूरी है कि एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु की ये जो दूरी है, ए से लेके जो बी की जो दूरी है, इसको किस पे दिखाना, किसी एक कागज के ऊपर दिखाना, किसकी सहायता से, मापक की सहायता से, स्केल की सहायता से। ठीक है, स्केल की सहायता से किसी कागज पे दिखाना, तो ये क्या कहलाता है, हमारा मानचित्र कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी है, मॉकहाउस ने। आगे हम जैसे हमसे क्वेश्चन किया जाए, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है उसमें हमसे प्रश्न किया जाए कि मानचित्र के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। मानचित्र के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, मतलब कि एक मानचित्र के लिए क्या आवश्यक है, आपको मानचित्र में मापक होना चाहिए, प्रक्षेप होना चाहिए, द्विविमीय निरूपण का मतलब है उसका कागज के ऊपर या समतल सतह पर उसका निरूपण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा समतल सतह पर निरूपण होना चाहिए। उसके अलावा प्रतीकात्मक निरूपण होना चाहिए, मतलब कि आपके जो मानचित्र है उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। आप जब एक अपना मानचित्र बनाते हैं, चाहे आप प्लेन टेबल सर्वे के माध्यम से बनाते हैं, तो उसमें हम यहाँ पर एक मापक लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपनी स्केल बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप जो अपने दीवारी मानचित्र देखेंगे, जो दीवार पे टांगने वाले मानचित्र होते हैं, या एटलस मानचित्र देखेंगे, उसके अंदर क्या बने हुए होते हैं, आपका अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बना हुआ होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। या आपकी उत्तर से दक्षिण खींचे जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं, और पूरब से पश्चिम खींचे जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, प्रक्षेप कहलाती है। इन सभी का ये क्या है, द्विविमीय निरूपण है। द्विविमीय का मतलब जिसमें कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये आपकी तो लंबाई आ गई और इधर आपकी ये चौड़ाई आ गई। तो इस प्रकार से इसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये हमारा द्विविमीय निरूपण हो गया। और एक समतल सतह पर निरूपण है, मानचित्र समतल सतह पर होता है। और इसके अलावा इसमें कई प्रकार के प्रतीक चिन्ह होते हैं। कई प्रकार के क्या होते हैं, इसमें प्रतीक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर कोई ट्री दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई इलेक्ट्रिक पोल दे रखा है, या यहाँ पर हमारा चारों तरफ उसके ग्राउंड दे रखा है, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर आपके सिंबल्स होते हैं, एक इंडेक्स बनता है। ठीक है, आपके ट्री का इस प्रकार से सिंबल हो जाएगा। जैसे आपकी सड़क हो गई, रोड हो गई, तो रोड का चिन्ह हो जाएगा आपका ग्राउंड हो गया तो ग्राउंड का चिन्ह हो जाएगा। आपकी कोई वॉल हो गई, दीवार हो गई, तो उस दीवार का आपका इस प्रकार से सिंबल बन जाएगा। ठीक है, और आपकी एक इसमें होती है उत्तर दिशा,
क्या दिखाई देती है हम इसमें, नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा, जिसको भी हम किस में दिखाते हैं, अपने इंडेक्स में दिखाते हैं, प्रतीकों में दिखाते हैं। तो इस प्रकार से एक मानचित्र में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है, उसमें निश्चित मापक, मानचित्र प्रक्षेप, द्विविमीय निरूपण, समतल सतह पर निरूपण और प्रतीकात्मक, ये सब चीज़ें एक मानचित्र में होनी आवश्यक है। अगर ये चीज़ें मानचित्र में नहीं होगी तो वो मानचित्र ना होकर क्या होगा, सिर्फ एक रेखा चित्र कहा जाएगा। मतलब रेखा चित्र का मतलब है कि एक ड्राइंग कही जाएगी, वो मैप नहीं होके क्या होगा, एक ड्राइंग होगी। आगे हमारा तीसरा प्रश्न है कि वितरण मानचित्र बनाने की विधियां कौन कौन सी है। अब हमने पढ़ा था वितरण मानचित्र, तो कौन कौन सी विधियां पढ़ी है उसमें, गुणात्मक और मात्रात्मक विधि। तो वितरण मानचित्र अगर आपसे पूछ लिया जाए, जिसको कि हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, या इसका और दूसरा नाम अगर हम देखें तो हम विषयक मानचित्र भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से इसको हम थीमेटिक मैप भी कह सकते हैं, थीमेटिक मानचित्र भी कह सकते हैं। तो ये सभी क्या है, वितरण मानचित्र। वितरण मानचित्र, विषयक मानचित्र या थीमेटिक मानचित्र। तो इनकी विधियां कौन कौन सी है, गुणात्मक और मात्रात्मक विधि। आगे हम इसमें चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है चौथा प्रश्न हमारा, कोरोक्रोमैटिक मानचित्र किसे कहते हैं। अब इसमें आप देखिए, कोरोक्रोमैटिक मानचित्र किसे कहते हैं, रंगारेख मानचित्र को, जो हमारा कलर्ड मैप होते हैं, कलर्ड मैप जिसके के अंदर रंगों का उपयोग किया जाता है, रंगों का प्रयोग किया जाता है, वो कहलाते हैं आपके रंगारेख मानचित्र, जिसको हम कोरोक्रोमैटिक मैप्स भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कोरोक्रोमैटिक कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन, वर्ण प्रतीकी विधि किस प्रकार का मानचित्र है। अब इसमें देखिए कि आपके गुणात्मक मानचित्र आते हैं, तो गुणात्मक मानचित्रों के अंदर आपकी कई विधियां आती हैं। मैंने जब आपको गुणात्मक मानचित्र करवाया है तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है अपने उस वीडियो में कि गुणात्मक मानचित्र कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने कई विधियां पढ़ी है। तो जो वर्ण प्रतीकी विधि है, इसका दूसरा नाम है कोरोस्केमेटिक, इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, कोरोस्केमेटिक। तो जो आपकी वर्ण प्रतीकी विधि है, ये एक प्रकार का गुणात्मक मानचित्र है। ठीक है। अब जैसे इसमें और भी कई विधियां आती है, जैसे कि आपकी इसमें सामान्य छाया विधि भी आती है, जो हमने पढ़ी है। ठीक है, हमने जब गुणात्मक मानचित्र पढ़ा था तब उसमें पढ़ी थी। इसमें चित्रीय विधि भी आती है। ठीक है, इसके अलावा अभी अभी हमने रंगारेख विधि के बारे में देखा कि इसको हम कोरोक्रोमैटिक कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर नामकरण विधि भी आती है। तो जो आपके गुणात्मक मानचित्र है, इनमें आपकी सामान्य छाया, चित्रीय और रंगारेख और नामकरण विधियां आती हैं। तो आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है कि वर्ण प्रतीकी विधि किस प्रकार का मानचित्र है, या चित्रीय विधि किस प्रकार का मानचित्र है, या सामान्य छाया विधि किस प्रकार का मानचित्र है। तो इसको हम क्या कहेंगे, गुणात्मक मानचित्र। आगे हमारा अगला प्रश्न है इसमें, वर्णमात्री विधि किस प्रकार का मानचित्र है। अब जिस प्रकार से हमने गुणात्मक मानचित्र की बात करी, इसी प्रकार से जो वर्णमात्री विधि है, ठीक है, ये एक प्रकार का मात्रात्मक मानचित्र है। अब मात्रात्मक मानचित्रों में कौन कौन से आते हैं, जैसा कि मान लीजिए आपका सममान विधि आती है, जिसको हम आइसोप्लेथ कहते हैं। बिंदु विधि आती है, जिसको हम डॉट मेथड कहते हैं। आलेखी विधि आती है, ग्राफिकल मेथड। तो इस प्रकार से आपके ये जो है किस में आते हैं, मात्रात्मक मानचित्रों में आते हैं। तो आपका सवाल इस प्रकार से भी बन सकता है कि वर्णमात्री विधि, जिसको हम दूसरे शब्दों में कोरोप्लेथ मैप कहते हैं, वो किस प्रकार का मानचित्र, एक प्रकार का मात्रात्मक मानचित्र है। अगला प्रश्न है हमारा 7वां, आइसोप्लेथ किसे कहते हैं। इसमें आएगा
समान मान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, जिसको हम आइसोप्लेथ या हिंदी में हम बात करें तो इसको हम कहते हैं सममान रेखाएं। सममान रेखाएं समान मान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। ये कई प्रकार की होती है, जैसे आपकी समताप रेखा होती है जिसको हम आइसोथर्म कहते हैं, आपकी समवर्षा रेखा होती है जिसको हम आइसोएट्स कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपकी समदाब रेखा होती है जिसको हम आइसोबार कहते हैं। तो आपकी कई प्रकार की समान रेखाएं होती है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका उत्तर, समान मान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। अगला हमारा प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण को दिखाने के लिए किस मानचित्र का उपयोग किया जाता है। अब इसमें देखेंगे हम जो हमारा जनसंख्या घनत्व है, इस जनसंख्या घनत्व को दर्शाने के लिए वर्णमात्री विधि का उपयोग किया जाता है, और जो जनसंख्या वितरण है इसको दर्शाने के लिए बिंदु विधि का उपयोग किया जाता है। मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से इसको समझाया है। आप अगर इसको डिस्क्राइब रूप में समझना चाहते हैं तो मेरे जो पिछले वीडियो है उसको देखें ज़रूर, और आपको उसमें इसका उत्तर मिल जाएगा कि घनत्व को दर्शाने के लिए वर्णमात्री और वितरण को दर्शाने के लिए बिंदु विधि। इस प्रकार से आपके वाइवा में कई सवाल पूछे जाते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, सामान्य छाया विधि एवं वर्णमात्री विधि में क्या अंतर है। अब इसमें देखिए आप, सामान्य छाया विधि में राज्य या जिलों आदि की सीमाएं नहीं बनाई जाती हैं, जबकि वर्णमात्री विधि में राज्य या जिलों आदि की सीमाएं बनाई जाती है। जब हम सामान्य छाया विधि बनाते हैं तो उसमें भी छायाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और जब हम वर्णमात्री विधि बनाते हैं तो उसमें भी छाया का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि सामान्य छाया या हम बात करें सिंपल शेड मेथड के अंदर हम राज्य या जिलों की सीमाएं नहीं बनाते, जबकि कोरोप्लेथ में वर्णमात्री विधि में हम राज्य या जिलों की सीमाएं बनाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 10वां क्वेश्चन नंबर, गुणात्मक मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है। गुणात्मक मानचित्र को हम अमात्रात्मक मानचित्र भी कह सकते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है, कोरोप्लेथ किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्णमात्री मानचित्र है इसी को हम कोरोप्लेथ कहते हैं। हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है, सर्वेक्षण किसे कहते हैं, मतलब सर्वे किसे कहते हैं। अब सर्वे क्या होता है, जैसा कि हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं, चेन टेप सर्वे करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कई प्रकार के उपकरण होते हैं, जैसे कि हमारे पास रफ कंपास हो गया, स्प्रिट लेवल हो गया, प्लम बॉब हो गया, प्लेन टेबल हो गई, एलिडेड हो गया। तो इस प्रकार से हमारे कई प्रकार के क्या होते हैं, उपकरण होते हैं। तो इन उपकरणों की सहायता से हम क्या करते हैं, धरातल पर अपने कुछ पॉइंट्स लेते हैं, अपने धरातल पे कुछ पॉइंट्स लेते हैं और उनकी दूरियां मापते हैं, कोण देखते हैं, ऊंचाइयां देखते हैं। तो हमारे ये जो उपकरण होते हैं, इन उपकरणों की सहायता से धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियों, कोणों, ऊंचाइयों को एक निश्चित विधि के अनुसार, किसके अनुसार, एक निश्चित विधि के अनुसार लघु मापक पर मानचित्र के रूप में प्रस्तुत करना सर्वेक्षण कहलाता है। हम करते हैं, क्या करते हैं, हम अपने उपकरणों की सहायता से दूरियां देखते हैं, एक विधि लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको दिया रेडिएशन मेथड या मैंने आपको दिया इंटरसेक्शन मेथड, जिसको हम कह सकते हैं रेडिएशन मतलब विकिरण विधि, इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेदन विधि। तो एक निश्चित विधि के अनुसार कोई सी भी एक विधि लेते हैं, उस विधि के अनुसार एक मापक मानते हैं, एक मापक लेते हैं, जैसे 1:100 हो गया आपका, ठीक है। मैंने जैसे आपको 1:100 मापक दिया, या मान लीजिए मैंने आपको 1:150 मापक दिया। इस प्रकार से मैं आपको एक मापक देती हूँ, उस मापक पर आप अपना क्या बनाते हैं, अपना मानचित्र बनाते हैं। मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है सर्वेक्षण क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला कि आपको उपकरण की सहायता होती है, और उपकरण की सहायता में आपको एक विधि की आवश्यकता होती है, और विधि के अलावा आपको एक मापक की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों की सहायता से
आप क्या बनाते हैं, एक मानचित्र को प्रस्तुत करते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, सर्वेक्षण कहलाता है। आगे हमारा प्रश्न बनता है नेक्स्ट 13वां प्रश्न, मात्रात्मक वितरण मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से हम गुणात्मक वितरण मानचित्र को अमात्रात्मक मानचित्र भी कह सकते हैं, इसी प्रकार से हम मात्रात्मक वितरण मानचित्र को हम सांख्यिकीय मानचित्र भी कह सकते हैं। सांख्यिकीय मानचित्र क्योंकि इसमें मात्रा दिखाई जाती है। आप हमेशा देखना, गुणात्मक मानचित्र में तो किसी चीज़ के गुण को दिखाया जाता है, लेकिन जो मात्रात्मक मानचित्र है, चाहे हम उसमें कोरोप्लैथ मैप की बात करें या हम डॉट मेथड की बात करें, उसमें क्या दिखाई जा रही है, आपकी क्वांटिटी दिखाई जा रही है, मतलब मात्रा दिखाई जा रही है, उसकी संख्या दिखाई जा रही है, इसलिए इसको हम सांख्यिकीय मानचित्र भी कहते हैं। अगला हम प्रश्न लेते हैं 14वां, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर बताइए। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है अपने वीडियो में कि प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं, जो अनुसंधानकर्ता या किसी संस्था द्वारा प्रथम बार संग्रहित किए जाते हैं। जैसे आप जनगणना के आंकड़े ले लीजिए, जो डायरेक्ट क्या होते हैं, एक किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा स्वयं जाके एकत्रित किए जाते हैं, और द्वितीयक आंकड़े होते हैं जो किसी अनुसंधानकर्ता या संस्था द्वारा स्वयं संग्रहण ना करके प्रकाशित या अप्रकाशित स्रोत से प्राप्त करते हैं। जैसे हम अपने किताबों के अंदर जो अपने आंकड़े देखते हैं, अपनी बुक्स में जो अपने डेटा देखते हैं, ये हमारे कौन से होते हैं, सेकेंडरी डेटा होते हैं, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। और प्राइमरी डेटा हमारे होते हैं जो कि हम खुद जाके एकत्र करते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है 15वां, प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी है। अब इसमें आपकी विधियां आ जाती है व्यक्तिगत प्रेक्षण, गहन साक्षात्कार और प्रश्नावली। इन 3 विधियों की सहायता से हम अपने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। अगला हमारा 16वें नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन से हैं। बहुलक, मध्यिका और समांतर माध्य। हम बात करें इसमें मोड, मीडियन और अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों ही आपके क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछा जाए, आपका 17 नंबर का जो क्वेश्चन है कि प्रकीर्णन के माप कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन और लॉरेंस वक्र हमारे प्रकीर्णन के माप है। ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन से हैं और प्रकीर्णन के माप कौन से हैं, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, दोनों अलग अलग है। अगला हम 18 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुलक का मूलाक्षर क्या होता है। अब इसमें देखिए आप, जो बहुलक है हमने पढ़ा है, मोड पढ़ा है हमने, तो बहुलक जो है इसका मूलाक्षर क्या होता है, कैपिटल Z। बहुलक को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगला हमारा है इसमें मध्यिका का मूलाक्षर क्या होता है, तो वो है कैपिटल M। अगला है समांतर माध्य का मूलाक्षर क्या होता है, तो समांतर माध्य का मूलाक्षर होता है X बार। अगला हमारा प्रश्न 21वां प्रश्न है। अगला, सह संबंध का मूलाक्षर क्या है। अब जब हमने कोरिलेशन पढ़ा था, तो कोरिलेशन का जो रिप्रेजेंट किया जाता है, कोरिलेशन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है, आपके स्मॉल p से। स्मॉल p से हम कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला हमारा 22वां प्रश्न है, प्रमाप विचलन को किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब जो प्रमाप विचलन है, प्रमाप विचलन को हम किस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी ने प्रमाप विचलन पढ़ा है, जिसको हम मानक विचलन भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन भी कह सकते हैं। तो इसका जो आपका सिंबल होता है वो क्या होता है, स्मॉल सिग्मा, जिसको हम कहते हैं लघु सिग्मा। लघु सिग्मा, या हम बात करें इसमें स्मॉल सिग्मा या लघु सिग्मा प्रमाप विचलन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगला हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 23वां, बहुलक का सूत्र बताइए। अब इसमें देखिए हमने मोड पढ़ा था, ठीक है।
बहुलक पढ़ा था हमने, तो मोड में हमने देखा था कि इसमें बहुलक का एक सूत्र होता है, जैसा कि z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये क्या है, हमारा बहुलक का सूत्र है। तो आपको बहुलक का सूत्र भी बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। लेकिन मैंने बहुलक के सवाल में एक चीज़ आपको और करवाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। उसमें मैंने आपको करवाया था कि अगर मान लीजिए अगर आपके जो लास्ट में बहुलक निकल के आता है और वो बहुलक आपके वर्ग के बीच वाला बहुलक नहीं होता है, तो फिर उसको आगे एक दूसरे सूत्र के द्वारा, एक वैकल्पिक सूत्र के द्वारा सॉल्व करना होता है। तो जो वो वैकल्पिक सूत्र है वो कौन सा है आपका, z इज इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। ये आपका वो वैकल्पिक सूत्र है जो तब उपयोग में लिया जाता है जबकि हमारा अंत में जो बहुलक निकल के आता है वो बहुलक वर्ग के बीच का नहीं होता है। इस प्रकार से हमारा ये बहुलक का सूत्र है। अगला हम 24वां अपना प्रश्न देखते हैं कि माध्यिका का सूत्र बताइए। अब माध्यिका का सूत्र आपका क्या होता है, हमने जब मीडियन पढ़ा है तो मीडियन में हमने पढ़ा था माध्यिका का सूत्र अपना जो है m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी। ये हमारा क्या है, माध्यिका का सूत्र है। ये अखंडित श्रेणी में उपयोग में लिया जाता है। ये माध्यिका मीडियन का जो सूत्र है ये अखंडित श्रेणी में उपयोग में लिया जाता है। अगला हम अपना देखते हैं समांतर माध्य का सूत्र बताइए। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, बहुत सिंपल सूत्र है आपका समांतर माध्य का, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। ये आपका किसका सूत्र है, समांतर माध्य का सूत्र है। अगला हम अपना देखते हैं सहसंबंध। सहसंबंध, अगर हमसे पूछा जाए सहसंबंध का सूत्र बताइए तो हमने सहसंबंध का सूत्र क्या पढ़ा था, स्मॉल p इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। ये हमारा क्या है, सहसंबंध का सूत्र है। और उसमें भी मैंने आपको एक बड़ा सूत्र बताया था जिसमें कि अगर हमारी सहसंबंध में कुछ संख्या ऐसी होती है जो रिपीट हो रही हो तो उस हिसाब से आपके 1/12 m क्यूब माइनस m इस प्रकार से आगे ऐड होते जाते हैं। ये मैंने आपको अपने वीडियो में जब मैंने सहसंबंध का सवाल करवाया है उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि इस प्रकार से कब करना होता है। अगला हमारा जो 27वें नंबर का प्रश्न है, हमारा 27वें नंबर का प्रश्न है मानक विचलन का सूत्र। मानक विचलन के सूत्र में हमें सबसे पहले लघु सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन n। ये हमारा क्या है, मानक विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर n का रूट। तो इस प्रकार से हमारे सभी सूत्र ये हैं। अगला हम इसमें प्रश्न देखते हैं 28वां, सहसंबंध का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि सहसंबंध का मान जो है एक से ज़्यादा कभी नहीं आता। जो आपका सहसंबंध का मान है वो हमेशा एक ही रहेगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। कभी भी आपका सहसंबंध का मान 1.1, 1.2 या 2 या 3 इस प्रकार से नहीं होगा। सहसंबंध का मान हमेशा आपका
1 तक ही होता है। माइनस में हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। जैसा कि हमारा अगला प्रश्न है कि सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो सहसंबंध मेन 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपका धनात्मक सहसंबंध और दूसरा है आपका ऋणात्मक सहसंबंध। इस प्रकार से 2 प्रकार के सहसंबंध होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है लास्ट, सहसंबंध की कोटि अंतर विधि किनके द्वारा दी गई है। सहसंबंध की जो कोटि अंतर विधि है वो किनके द्वारा दी गई है, स्पीयरमैन के द्वारा दी गई है। सहसंबंध की कोटि अंतर विधि स्पीयरमैन द्वारा दी गई है। तो इस प्रकार से आपके जो ये 30 के 30 जो प्रश्न हैं वो हमें अच्छे से याद करने हैं, जो आपके पहले और दूसरे लेसन से रिलेटेड है प्रैक्टिकल के। अब हम अगला अपना जो हमारा तीसरा लेसन है प्रैक्टिकल का, आलेख और आरेख से संबंधित, जिसमें कई प्रकार के आपके डायग्राम्स आते हैं, उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। आगे जो हमारा 3rd चैप्टर है, उस 3rd चैप्टर के अंदर हमारे जो सांख्यिकी आंकड़े हैं, जो हमारे कई प्रकार के सांख्यिकी आंकड़े आते हैं, जैसे अपने माध्यिक, मध्यिका के, बहुलक के, इसके अलावा हमारे जनगणना के आंकड़े हो गए, कृषि के आंकड़े हो गए, आयु संरचना, लिंगानुपात आदि कई हमारे आंकड़े जो होते हैं, उन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए अपने कई आलेख, आरेख, मानचित्र आदि को उपयोग में लिए जाते हैं। उससे संबंधित हमारा ये तीसरा चैप्टर है, जिसमें कि हम देखें कि इसमें क्या है कि आंकड़ों को प्रदर्शित करने की 4 मुख्य विधियां हैं। 4 मुख्य विधियां हैं, जिसमें है आपका आलेख, आरेख, वितरण मानचित्र और मानारेख। ये है आपका आरेख है। ठीक है, मतलब कि आपके डायग्राम्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स हो गए और मानारेख हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए इन डायग्राम्स का या ग्राफ्स का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें इसमें आरेखों के प्रकार, आरेखों के प्रकार के बारे में। आरेख जो होते हैं, आपके जो डायग्राम्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डायग्राम्स 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा एकविमीय आरेख, द्विविमीय आरेख और त्रिविमीय आरेख। इसको हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल डायग्राम्स, जिसमें आपसे जैसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपका जो आयताकार आरेख है, या हम बात करें रेक्टेंगुलर डायग्राम जो है वो किस प्रकार का आरेख है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये द्विविमीय आरेख है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका गोलीय आरेख है, स्फीयर डायग्राम है, वो किस प्रकार का आरेख है, तो ये आपको पता होना चाहिए 3 डायमेंशनल है। अब ये कैसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होते हैं। एकविमीय आरेख मतलब कि जिसमें या तो सिर्फ लंबाई दे रखी हो या फिर चौड़ाई दे रखी हो, मतलब इन दोनों में से कुछ एक चीज़ दे रखी हो, या तो लंबाई या फिर चौड़ाई। जैसा कि आप मान लीजिए आपका जो ये इधर सबसे पहले एकविमीय आरेख में हम देखें रेखा आरेख, लाइन डायग्राम जो दे रखा है। तो लाइन डायग्राम कैसे बनते हैं, जब हम अपने आंकड़ों को एक लाइन के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, हम अपने आंकड़ों को किसके माध्यम से दर्शाते हैं, लाइन के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे हमारे एक्स अक्ष, वाई अक्ष पे इधर कुछ आंकड़े दे दिए, जैसे 10, 20 और ये 30। इधर आपके इनको लाइन के माध्यम से हमने दिखाया है। तो जब हम किसी भी आंकड़ों को अपनी रेखा के माध्यम से दिखाते हैं, लाइन के द्वारा दिखाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, लाइन डायग्राम होता है, जिसको हम कहते हैं रेखा आरेख। ठीक है, अब अगला जैसा हम इसमें देखते हैं हमारा अगला हम इसमें देखते हैं हमारा है दंड आरेख, बार डायग्राम। अब दंड आरेख का बार डायग्राम कैसे होते हैं, जैसे कि आपके कुछ आंकड़ों को अगर बार के माध्यम से दिखा रखा है, जैसे ये एक बार है, ये एक बार है, ये एक बार है, तो ये आपके क्या है, दंड आरेख। इनमें क्या दे रखी है, सिर्फ लंबाई दे रखी है। आप इसमें देखोगे कि इसमें क्या दे रखा है, आपका सिर्फ लंबाई ही दे रखी, मतलब कोई एक चीज़ ही दे रखी है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं बार डायग्राम। लाइन और बार में क्या अंतर होता है, लाइन एक सिर्फ रेखा होती है, जबकि बार क्या होता है, एक दंड, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, एक दंड के रूप में
तो ये आपके होते हैं दंड आरेख। दंड आरेख आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। अब इसमें हम देखते हैं अपना जो एकविमीय आरेख में हमारा तीसरा आता है वो है पिरामिड आरेख। पिरामिड आरेख क्या होते हैं, जबकि हम अपने इन्हीं दंड को जब क्षैतिज रूप में दिखाते हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से क्षैतिज रूप में दिखाते हैं, या हम बात करें कि ये आपको क्या दिखाई दे रही है, एक तरह से इनकी सिर्फ चौड़ाई, दंड की क्या दिख रही है, चौड़ाई दिख रही है, तो ये क्या होते हैं आपके पिरामिड आरेख होते हैं। मतलब जिन डायग्राम में लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक ही चीज़ दिखाई जाती है तो वो एकविमीय आरेखों में आते हैं। अब इसी प्रकार से हमारे इसमें जल बजट और वर्षा परीक्षण डायग्राम भी आता है, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखने हैं कि एक विमीय आरेख या वन डायमेंशनल डायग्राम्स में आने वाले जो आरेख हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे रेखा आरेख हो गया, दंड आरेख हो गया, पिरामिड आरेख हो गया, जल बजट हो गया और वर्षा परीक्षण आरेख हो गया। तो ये सभी आपके एक विमीय आरेख होते हैं। आगे हम इसमें बात करें अपनी द्विविमीय आरेख की, जिसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल डायग्राम। तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, जैसे इसमें आते हैं वर्गाकार, आयताकार, चक्राकार, वृत्ताकार, ये सभी आरेख जो हैं वो आपके द्विविमीय आरेख में आते हैं। द्विविमीय आरेख में क्या होती है, आपकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी होती है। मतलब ये दोनों चीज़ें द्विविमीय आरेख में दे रखी होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो जब लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी होती है तो वो द्विविमीय टू डायमेंशनल होते हैं। जैसा कि आप एक मानचित्र को देख सकते हैं, आप देखेंगे जो कागज होता है, एक कागज होता है वो क्या होता है आपका टू डायमेंशनल होता है, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। तो जैसे आपके इसके अंदर वर्गाकार आरेख आ गए, ये वर्ग आ गया, ये आपका टू डायमेंशनल हो जाता है। आयताकार आरेख जो है ये आपका टू डायमेंशनल हो जाता है। वृत्ताकार आरेख जो है आपका, ये आपका टू डायमेंशनल हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके ये टू डायमेंशनल आरेख होते हैं। वलयाकार आरेख हो गया आपका। तो चक्राकार, आयताकार, वर्गाकार, वलयाकार, ये सभी आपके क्या है टू डायमेंशनल, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिखाई जाती है। आपको पता होना चाहिए, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि आयताकार आरेख किस प्रकार का आरेख है, तो आपको पता होना चाहिए ये द्विविमीय आरेख है। ठीक है, आपसे पूछा जाए आरेख कितने प्रकार के होते हैं, कई जने होते हैं बोल देते हैं आरेख 10 प्रकार के होते हैं या आरेख 4 प्रकार के होते हैं। कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम दंड आरेख को ही बता देते हैं 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन नहीं, आपको याद रखना है कि आरेख जो है, आपको याद रखना है कि आरेख जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख और त्रिविमीय आरेख। आपसे क्वेश्चन किया जाए आरेखों के प्रकार बताइए, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय आरेख। अब उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई द्विविमीय आरेख कौन कौन से हैं, या आपसे पूछा जाता है एक विमीय आरेख कौन कौन से हैं, या एक विमीय द्विविमीय में क्या अंतर है, या आयताकार आरेख किस प्रकार का आरेख है, या दंड आरेख किस प्रकार का आरेख है, तो आपको आंसर देना है कि दंड आरेख एक विमीय आरेख है या आयताकार आरेख द्विविमीय आरेख है। इस तरीके से आपके वाइवा में क्वेश्चन किए जाते हैं। आगे हम इसमें चलते हैं अपने त्रिविमीय आरेख पे। अब त्रिविमीय आरेख क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम जो होते हैं उसमें आपकी क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ें आपकी दे रखी होती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें दे रखी होती है। जैसे कि आप एक ग्लोब को देखिए, जैसे कि आप ग्लोब को देखिए, ग्लोब में क्या होता है, आपका जो ग्लोब होता है उसमें क्या होता है, एक गोलीय आकृति होती है। ग्लोब की आकृति आप देखिए गोली होती है, जो कैसा होता है, एक स्फीयर जैसा होता है। कैसा होता है, स्फीयर। जैसे आप बॉल को देख लीजिए, बॉल कैसी होती है, एक स्फीयर जैसी होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्यूब देखते हैं। ठीक है, हमने क्यूब देखा होगा, तो एक क्यूब की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, इस प्रकार से होती है, 3 डायमेंशनल होता है। जो क्यूब होता है वो कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें होती है। जब किसी चीज़ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ दिखा रखी होती है तो वो आपके क्या कहलाते हैं, 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय आरेख कहलाते हैं। जैसे कि आपके गोलीय आरेख आ जाते हैं, जैसा अभी मैंने आपको एक ग्लोब का एग्जाम्पल दिया या बॉल का एग्जाम्पल दिया।
घन आरेख हो जाते हैं, ठीक है, ब्लॉक पुंज आरेख हो जाते हैं। ब्लॉक पुंज किस प्रकार से बनते हैं आपके, ब्लॉक पुंज इस प्रकार से बनते हैं। तो ये जो आपके आरेख होते हैं ये आपके कहलाते हैं 3 डायमेंशनल, इस प्रकार से आपके ब्लॉक पुंज बनते हैं। तो ये जो होता है आपका ब्लॉक पुंज होता है या ब्लॉक पाइल होता है या स्टार डायग्राम्स हो गए, तो ये आपके 3 डायमेंशनल डायग्राम्स में आते हैं। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल डायग्राम्स में कौन कौन से आपके डायग्राम्स आते हैं। आगे हम अपना नेक्स्ट अपना चलते हैं दंड आरेख के प्रकारों पर। अभी हमने बात करी बार डायग्राम्स की, दंड आरेख की, तो अब दंड आरेख के प्रकार क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है जब हमसे वाइवा में सवाल पूछ लिया जाता है कि आरेखों के प्रकार बताइए, तो हम जल्दबाजी में 4 प्रकार बोल देते हैं, ठीक है। जबकि जो 4 प्रकार, अब वो पूछते हैं कि कौन कौन से नाम बताओ 4 प्रकारों के, तो हम बोल देते हैं सरल दंड, मिश्रित दंड, बहुदंड, द्विदिशा दंड। लेकिन नहीं, ये आपके आरेख के प्रकार नहीं है, ये आपके दंड आरेख के प्रकार हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आरेख के प्रकार कौन कौन से हैं और दंड आरेख के प्रकार कौन कौन से हैं। अब दंड आरेख में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि आपका सरल दंड आरेख आ जाता है, मिश्रित दंड आरेख आ जाता है, बहुदंड आरेख आ जाता है और द्विदिशा दंड आरेख आ जाता है। अब इन चारों में भी आपके क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखें सरल दंड आरेख। सरल दंड आरेख कैसे होते हैं, जब आपके डायग्राम्स बनाए जाते हैं जिसमें कि इस प्रकार से सिंपल आपके बार्स दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं, सिंपल बार्स दिखाए जाते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं सरल दंड आरेख, सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मिश्रित दंड आरेख बनाने को आता है, तो आपको क्या होता है, एक ही बार के अंदर कम से कम 2 या 3 आंकड़ों को दिखाना होता है। इस प्रकार से आपका एक बार होता है और इस एक ही बार में आपको कम से कम 2 या 3 चीज़ों को दिखाना होता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी 3 चीज़ के बारे में पूछ लिया, जैसे मान लीजिए आपको गेहूं का उत्पादन पूछ लिया, चावल का उत्पादन पूछ लिया या कपास का उत्पादन पूछ लिया, ठीक है। आपको इन तीनों के प्रोडक्शन के बारे में पूछ लिया और यहाँ आपको इधर ईयर दे दिया, जैसे कि ये 2007 दे दिया, ये 2008 दे दिया, ठीक है। और इन दोनों ईयर के अंदर आपको इन तीनों के प्रोडक्शन के बारे में पूछा, तो आपको तीनों के प्रोडक्शन को एक ही बार में जब दिखाना होता है, ठीक है, तो आपको कौन से आरेख का उपयोग करना होता है, मिक्स्ड बार डायग्राम का। जैसे कि हम अगर कपास को दिखा रहे हैं तो ऊपर के जो डायग्राम है उसको हम डॉट डॉट कपास से शो करेंगे। चावल को दिखा रहे हैं तो हम सेकंड नंबर के डायग्राम को हम इस प्रकार से तिरछी लाइनों से करेंगे और गेहूं के हम मान लो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गेहूं का हो गया, ये चावल का हो गया और ये कपास का हो गया। तो जब हमें किन्हीं 3 चीज़ों के आंकड़ों को दिखाना होता है एक ही बार के अंदर, तो हम मिक्स्ड बार डायग्राम या मिश्रित दंड आरेख का उपयोग करते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं, तीसरा है हमारा बहुदंड आरेख। अब बहुदंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख में अंतर क्या होता है, बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हमें गेहूं, चावल और कपास का उत्पादन दिखाना है, तो जैसे हम 3 जो आपके बार है वो पास पास बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 2007 में गेहूं, कपास, चावल दिखाना है, तो जैसे पहले हमने इधर गेहूं का बार बना दिया, फिर हमने इसके पास में चावल का बना दिया और फिर उसके पास में हमने कपास का बना दिया। इस प्रकार से 2008 में हमें दिखाना है तो हमने सबसे पहले उसी प्रकार से गेहूं का बनाया, फिर हमने इधर चावल का बनाया और फिर हमने इधर ये कपास का बना दिया। और इसके अंदर अलग अलग, जैसे गेहूं की जो शेडिंग होगी वो एक जैसी होगी, ठीक है। इसी प्रकार से चावल की जो शेडिंग होगी वो एक जैसी होगी और इसी प्रकार से लास्ट कपास की जो शेडिंग होगी वो एक जैसी होगी। तो जैसे मान लीजिए ये आपने व्हीट प्रोडक्शन, ये राइस प्रोडक्शन और आपने इधर तीसरा कपास कॉटन प्रोडक्शन को दिखाया। तो आपको इस प्रकार से इस चीज़ को याद में रखना है कि मिश्रित दंड आरेख में तो क्या होता है, एक ही दंड के पार्ट बांटे जाते हैं, एक ही दंड को डिवाइड किया जाता है। और बहुदंड आरेख में क्या होते हैं, पास पास जो है एक साथ उन तीनों के दंड बनाए जाते हैं। मतलब जब हमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की आंकड़ों को किसी ईयर में रिप्रेजेंट करना होता है, किसी वर्ष में दिखाना होता है, तो हम बहुदंड आरेख का उपयोग करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप दंड बनाते हैं
तो प्रत्येक दंड की मोटाई समान होनी चाहिए। जैसे अगर ये दंड आपका 1 सेंटीमीटर मोटा है तो जस्ट उसके पास वाला दंड भी 1 सेंटीमीटर मोटा ही होना चाहिए। मेरा इसमें मैं बना रही हूँ तो थोड़ा सा बीच में कहीं से कुछ पतला छोटा, मतलब इनकी मोटाई में विभिन्नता है, लेकिन आप जब अपने स्केल पेंसिल की सहायता से जब इसे बनाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनकी दंड की मोटाई है वो सभी दंड की मोटाई समान होनी चाहिए। कोई भी दंड पतला मोटा या कम अधिक नहीं होना चाहिए, सभी दंड समान मोटाई से होने चाहिए। ये इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है। आगे हम इसमें देखते हैं द्विदिशा दंड आरेख, टू डायरेक्शन बाय डायग्राम। तो जो आपका द्विदिशा दंड आरेख है ये आपके धनात्मक और ऋणात्मक मूल्यों को दिखाता है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आपके ऊपर की तरफ तो धनात्मक मूल्यों को दिखाता है और नीचे की तरफ माइनस, और बीच में आपका 0 होता है। ठीक है, जब भी आपके किसी ऐसे आंकड़े दे रखे हो जहाँ पर आपके धनात्मक मूल्य भी दे रखे हैं और ऋणात्मक मूल्य भी दे रखे हों, तो आपको जो धनात्मक जो बार होते हैं, आपके धनात्मक जो मूल्य होते हैं वो ऊपर की तरफ दिखाने होते हैं। इसी प्रकार से जो आपके ऋणात्मक मूल्यों को होता है वो आपके ऋणात्मक मूल्य नीचे की तरफ दिखाने होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप इस प्रकार से आप डायग्राम बनाते हैं जिसमें धनात्मक मूल्यों को 0 से ऊपर दिखा रहे हैं और ऋणात्मक मूल्यों को 0 से नीचे दिखा रहे हैं, तो ये आपका कौन सा आरेख होता है? द्विदिशा दंडारेख। नाम से स्पष्ट आपको द्विदिशा कि इसके अंदर आपको 2 दिशाएं दिखाई जा रही है, एक उत्तर की तरफ बन रहे हैं बार और एक आपके दक्षिण की तरफ बन रहे हैं। तो इस प्रकार से 2 डायरेक्शन में 2 दिशाओं में आपके बार्स बन रहे हैं, दंड बन रहे हैं। तो ये आपका कौन सा डायग्राम हो जाता है? द्विदिशा दंडारेख हो जाता है। अब इसमें हम अपने आगे चलते हैं। इनको आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए 2 या 2 से अधिक आंकड़ों को दर्शाने के लिए कौन से आरेख का उपयोग किया जाता है? तो आपको आंसर देना है बहुदंडारेख। 2 या 2 से अधिक आंकड़ों को दर्शाने के लिए बहुदंडारेख का उपयोग किया जाता है। आगे है, आपसे पूछा जाए कि किसी भी वस्तु के धनात्मक एवं ऋणात्मक मूल्यों को दर्शाने के लिए किस आरेख का उपयोग किया जाता है? द्विदिशा दंडारेख। धनात्मक और ऋणात्मक मूल्यों के लिए द्विदिशा दंडारेख का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा इसमें है कि जैसे आपसे पूछा जाए कि आयु रचना, लिंगानुपात, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए पिरामिड आरेख का उपयोग किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पिरामिड आरेख भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे सरल पिरामिड हो गया आपका, मिक्स्ड पिरामिड हो गया आपका, सुपर इम्पोज्ड हो गया, जिसको हम कह सकते हैं जैसे कि आपका हम कह सकते हैं सरल पिरामिड, सिंपल पिरामिड आरेख, ठीक है, मिश्रित पिरामिड आरेख, मिक्स्ड पिरामिड आरेख, या सुपर इम्पोज्ड जिसको हम कह सकते हैं अध्यारोपित पिरामिड आरेख, अध्यारोपित पिरामिड आरेख। तो इस प्रकार से आपके पिरामिड आरेख के भी 3 प्रकार होते हैं, सरल, मिश्रित और अध्यारोपित, जिसको हम कहते हैं सिंपल, मिक्स्ड और सुपर इम्पोज्ड पिरामिड आरेख। अब हम आगे है अपना कि जब हमें कृषि के आंकड़ों को दर्शाना होता है या भूमि के आंकड़ों को दर्शाना होता है तो हम कौन से आरेख का उपयोग करते हैं? चक्र या वृत्तारेख का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो भूमि के डेटा होते हैं, जैसे कि आपका ये जैसे ये आपका ये व्रत है, इस व्रत के अंदर आपको पड़ती भूमि दिखा दी, अकृषित भूमि दिखा दी, ठीक है, कृषि योग्य भूमि दिखा दी। इस प्रकार से आपके ये जो व्रत है इस प्रकार से डिवाइड होता है, ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड होता है, जिसमें कौन से आंकड़े दिखाते हैं? हम कृषि के आंकड़े दिखाते हैं, जैसे पड़ती भूमि हो गई, कृषि योग्य भूमि हो गई, बंजर भूमि हो गई, ठीक है, कृषि के अयोग्य भूमि हो गई। तो इस प्रकार के जब हमें आंकड़े प्रदर्शित करने होते हैं तो कौन सा आरेख का उपयोग करते हैं? हम चक्र या वृत्त आरेख का उपयोग करते हैं। इसको हम व्हील डायग्राम भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर लिखा था, और इसको हम पाई डायग्राम भी कह सकते हैं हम इसे, और इसे हम तीसरे शब्दों में डिवाइडेड सर्कल डायग्राम भी कह सकते हैं, डिवाइडेड सर्कल डायग्राम, या इसको हम कह दें
विभाजित वृत्तारेख, क्योंकि ये जो एक वृत्त है ये इसको क्या कर रखा है, विभाजित कर रखा है, बांट रखा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम व्हील डायग्राम भी कह सकते हैं, पाई डायग्राम भी कह सकते हैं, डिवाइडेड सर्कल डायग्राम भी कह सकते हैं, और हिंदी में हम इसे चक्र या वृत्तारेख कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपसे लिंगानुपात के अगर हमें आंकड़े दिखाने हों या हमें ग्रामीण नगरीय जनसंख्या दिखानी है तो किस आरेख का उपयोग करना चाहिए, हमें पिरामिड आरेख का उपयोग करना चाहिए। कृषि के आंकड़े दिखाने हैं तो हमें किस आरेख का उपयोग करना चाहिए, हमें वृत्त आरेख का उपयोग करना चाहिए। अगला हमारा जैसे इसमें है परिवहन मानारेख। अब परिवहन मानारेख क्या होता है, जब हमें परिवहन के डेटा प्रदर्शित करने होते हैं, यातायात संबंधी डेटा जब दिखाने होते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक फ्लो डायग्राम। ट्रैफिक फ्लो डायग्राम तो परिवहन मानारेख या यातायात मानारेख, जिससे हम कहेंगे कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक तत्वों से संबंधित आंकड़ों को रेखा प्रतीकों से मानचित्र करने की एक विधि, जिसके द्वारा विभिन्न मार्गों पर माल, मनुष्य एवं संदेशों के दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परिवहन की संख्या या परिमाण को प्रदर्शित करने वाले मानारेख को परिवहन मानारेख कहते हैं। इस मानारेख को आपको मैं जब डायग्राम्स के माध्यम से समझाऊंगी तब बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आप बस में ये ध्यान रखिए कि जो यातायात के आंकड़ों को जब दर्शाना होता है तो हम परिवहन मानारेख का उपयोग करते हैं। इसमें आपके जैसे ये सारी चीज़ें दिखाई गई होती है कि विभिन्न मार्गों पर माल, मनुष्य, संदेशों के जो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परिवहन की जो संख्या होती है उनको प्रदर्शित करने के लिए हम परिवहन मानारेख का उपयोग करते हैं। इसका सर्वप्रथम जो इसको बनाया था वो परिवहन भूगोल के पिता एडवर्ड उलमान ने 1957 में इसे बनाया था। आपको पता होना चाहिए कि जो परिवहन मानारेख है वो परिवहन भूगोल के पिता एडवर्ड उलमान ने 1957 में बनाया था। इस विधि के अनुसार बनाए गए मानारेखों में परिवहन मार्गों का जाल मानव शरीर की शिरा धमनी के प्रणाली के समान प्रतीत होता है। जब ये डायग्राम हमारा बनता है तो कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम बनता है, जिसमें कई आपके यातायात के साधन इस प्रकार से इसमें दिखाने होते हैं। आपकी बेसिक्स जो बसों की संख्या होती है या मार्ग जो होते हैं इस प्रकार से आपको दिखाने होते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये जो आपका डायग्राम है वो बनता है। तो कुछ इस प्रकार से जब ये डायग्राम बनता है तो ये किस प्रकार से प्रतीत होता है, जैसे कि मानव शरीर की शिरा धमनियों, अब मानव शरीर की शिरा धमनी के समान ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम क्या होता है हमारा प्रतीत होता है। तो जो आपका परिवहन मानारेख है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए मानारेखों में परिवहन मार्गों का जो जाल होता है वो किस प्रकार से प्रतीत होता है, मानव शरीर की शिरा धमनी प्रणाली के समान प्रतीत होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो परिवहन मानारेख है ये दिखने में किस प्रकार का लगता है, कैसा प्रतीत होता है आपको, ठीक है। आपके सामने प्रैक्टिकल की बुक रख के पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार से आपको एक तरह से कैसा दिखने में लग रहा है। तो आपको क्या आंसर देना है, मानव शरीर की शिरा धमनी प्रणाली के समान। इस प्रकार से आज हमने जो हमारा सब किया है वो तीसरे चैप्टर से, हमारे जो प्रैक्टिकल का तीसरा चैप्टर है आरेख आलेख से संबंधित, कि हम सांख्यिकी आंकड़े जो हमारे होते हैं उनको किन किन तरीकों से या किन किन विधियों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। अब आगे जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेंगे, नेक्स्ट अपना चैप्टर लेंगे, तो वो इन आरेखों को किस प्रकार बनाया जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। आज मैंने आपको अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो हमारा मानचित्र से संबंधित चैप्टर था, जो हमारा स्टैटिक्स के सवालों से संबंधित चैप्टर था, प्लस जो हमारा आरेख आलेख से संबंधित जो चैप्टर, इन तीनों ही से संबंधित मैंने आपको अपने क्वेश्चंस बताए हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स पेपर में आ सकते हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लें।
जिससे कि जब हम अपना आगे डायग्राम करें, डायग्राम बनाएं, तो आप उसे बहुत आसानी से समझ सके। तो हम जो हमारा अगला वीडियो लेंगे वो अपने सरल दंडारेख, मिश्रित दंडारेख और बहुदंडारेख पे लेंगे कि ये दंडारेख किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले जो वीडियो हो वो प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।